दोस्तों इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बात करेंगे। हम लोग ओरिजिन ऑफ चार्ज पे बात करेंगे कि आखिर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता कैसे है। इसको समझाने के लिए कुछ हम आपको बेसिक बात बताएंगे। जैसे सभी मटेरियल जो है एटम से मिलकर बने हैं। एटम से मिलकर बने हैं और एटम जो है 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम अमाउंट का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस चार्ज को बार बार जब लिखना हो तो उसको सिंपली हम लोग एक सिंबल से यूज करते हैं, जिस सिंबल का नाम है ई। ई बराबर हम लोग लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतने अमाउंट का निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है और इतने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे है। सो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -e। लेकिन वही अगर लिखना हो चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, इसको हम लोग लिखेंगे +e। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम अमाउंट का चार्ज है लेकिन ऑपोजिट नेचर का चार्ज है। अब हम लोग थोड़ा सा एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग एटम के स्ट्रक्चर पे थोड़ा बात करेंगे। एटम का जो सेंट्रल हेवी कोर है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके चारों डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड। किसी भी एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो अब जैसे हम आपके सामने 2 एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सोडियम 1123, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहले जानेंगे। यहाँ पर 11 जो है एटॉमिक नंबर है सोडियम का, तो यहाँ पर प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11 होगा, प्रोटॉन का नंबर भी 11 होगा, न्यूट्रॉन का नंबर जो होगा मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा 12। उसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे 18 होगा। अब इसी 2 एटम पे लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। अब देख सकते हैं हमने दोनों एटम यहाँ पे ले लिया है, सोडियम एटम और यहाँ पे क्लोरीन एटम। यहाँ पे सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है और न्यूट्रॉन 12 है। यहाँ पे क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन 18 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 11 इंटू -e इज इक्वल टू -11e। यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज होगा 11 इंटू +e। ऊपर में मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e और प्रोटॉन का चार्ज +e, तो ये हो जाएगा +11e। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे 12 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आप जब ये टोटल चार्ज देखेंगे, नेट चार्ज देखेंगे, तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 आएगा। यानी कहने का मतलब नेट चार्ज 0 आना यह बता रहा है ये जो एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है। उसी तरह से आप इस क्लोरीन एटम को भी देख सकते हैं। क्लोरीन एटम का भी इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज होगा 17 इंटू -e इज इक्वल टू -17e। यहाँ पे प्रोटॉन्स का टोटल चार्ज 17 इंटू +e इज इक्वल टू +17e। और इसी तरह से न्यूट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 18 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे याद देख लीजिए -17 और यहाँ पे +17, नेट चार्ज 0 आएगा। और नेट चार्ज 0 आना क्या बता रहा है कि यह न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब कि कोई भी एटम जो है नेचुरली न्यूट्रल होता है, क्योंकि टोटल निगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। लेकिन अब जब एटम न्यूट्रल है तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है मैटर न्यूट्रल है, मैटर न्यूट्रल है तो यूनिवर्स न्यूट्रल है।
तो जब सब चीज़ न्यूट्रल है तो फिर चार्ज आता कहाँ से है? हम जिसको न्यूट्रल बोलते भी हैं, तो न्यूट्रल बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बोलने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर चार्ज है, लेकिन उसके अंदर का टोटल निगेटिव चार्ज उसके टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है बैलेंस में है। तभी कोई एटम या तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है चार्ज होता है, इलेक्ट्रीफाइड होता है, जब उसके अंदर के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में इम्बैलेंस होता है। तो ये इम्बैलेंस कैसे होता है? ये चार्ज में इम्बैलेंस कब होगा? जब इधर का पॉजिटिव अथवा निगेटिव पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट में का दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक एटम में का दूसरे एटम में चला जाए। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग तभी हो सकता है जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन दूसरे एटम में चला जाए, तभी चार्ज का इम्बैलेंस होगा। लेकिन जानते हैं ये ट्रांसफर जो है प्रोटॉन का ना होकर इलेक्ट्रॉन का होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्जिंग के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्यों होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है? उसका कुछ कारण है। पहला बात कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है। तो कोई भी और एटम दूसरा एटम अगर किसी एक एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो सबसे पहले इंटरेक्शन में भाग कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो बहुत अंदर है, बहुत अंदर। समझ लीजिए एटम का साइज जो है 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का होता है। आप समझ सकते हैं कि 10⁻5 टाइम्स ग्रेटर होता है एटम न्यूक्लियस से, यानी उसके उतने अंदर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो उसके साथ इंटरेक्शन होना इतना आसान नहीं है किसी दूसरे एटम का। पहला कॉज। दूसरा कॉज, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होते हैं न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रिक फोर्स से बाउंड होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियर फोर्स के साथ उसमें बाउंड होता है, और न्यूक्लियर फोर्स दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो उतने बड़े फोर्स को बीट करके प्रोटॉन का उसमें से निकलकर दूसरे एटम में जाना पॉसिबल नहीं है। तीसरा बात मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत ही लाइट होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स ग्रेटर होता है। तो इसलिए अगर कहीं भी किसी भी एटम को एनर्जी मिलेगा तो जो लाइट पार्टिकल होगा वही पार्टिकल उस एनर्जी को पाकर मूव करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो फाइनली कंक्लूजन में आपको बताऊं कि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है एक एटम से दूसरे एटम में। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई एटम अगर चार्ज होता है, उस पर इलेक्ट्रीफाइड होता है, तो इसका कॉज जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है चार्ज का इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण कोई एटम या ऑब्जेक्ट जो है चार्ज होता है। अभी जब मैं एग्जांपल के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन को इस एटम से इस एटम में भेजकर दिखाता हूं। एक इलेक्ट्रॉन को आप देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा देख लेंगे आप लोग। इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 18, इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 10। अब बताइए यहाँ पे 10 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10e, और यहाँ पे 18 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18e। अब आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन बनेगा। यहाँ पे -10e है और यहाँ पे +11e है, तो यहाँ पे हो जाएगा +e, और यहाँ पे -18e है और यहाँ पे +17e है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा -e। यानी अब दोनों एटम जो हैं चार्ज हो चुके हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, आप देख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और ये निगेटिवली चार्ज हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन, और इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। आप देख सकते हैं जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है वो पॉजिटिवली चार्ज बना है, और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है वो निगेटिवली चार्ज बना है। यदि किसी ऑब्जेक्ट ए से किसी ऑब्जेक्ट बी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो ए का चार्ज होता +2e और बी का चार्ज होता -2e। इसी तरह से यदि ए से बी में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो ए का चार्ज होता +3e और बी का चार्ज होता -3। यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज बनता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो पॉजिटिवली चार्ज। तो इन सारे डिस्कशन से देखिए हम लोगों ने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला। पहला कंक्लूजन, दुनिया के सारे एटम्स न्यूट्रल होते हैं नेचुरली। दुनिया के सारे एटम्स में पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल्स अथवा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। तीसरा कंक्लूजन हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी एटम या ऑब्जेक्ट चार्ज होता है उसका एकमात्र कॉज है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, दूसरा कोई कॉज नहीं। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, न्यूट्रॉन के ट्रांसफर होने से कुछ हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब कि चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्जिंग जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण कॉज होता है, और द ऑब्जेक्ट विच लॉसेज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द ऑब्जेक्ट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स निगेटिवली चार्ज एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हम कुछ टिप्स भी बताएंगे। सबसे पहले टिप नंबर 1, दोस्तों ये तय हो चुका है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन यदि उसमें पहले से निगेटिव चार्ज है और फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके निगेटिव चार्ज में क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यदि उसमें पहले से पॉजिटिव चार्ज है और तब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहला बात कि इलेक्ट्रॉन के गेन के कारण निगेटिव चार्ज कोई ऑब्जेक्ट एक्वायर करेगा, अथवा उसके निगेटिव चार्ज में इंक्रीज होगा अथवा उसके पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज होगा। सेम इसके अपोजिट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। यदि उसमें पहले से पॉजिटिव चार्ज है और फिर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उसके पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होगा। यदि उसमें पहले से निगेटिव चार्ज है और तब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उसके निगेटिव चार्ज में डिक्रीज होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है ए जिस पे चार्ज है -10 कूलम। अगर ये इसका चार्ज -7 कूलम हो जाता है तो मेरा क्वेश्चन है कि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया या गेन। तो अभी जो मैंने आपको टिप्स दिया था उससे आप बता सकते हैं कि अगर -10 कूलम से इसका चार्ज -7 कूलम हुआ, इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। उसी तरह से एक एग्जाम्पल है कि अगर एक ऑब्जेक्ट बी है जिसपे +10 कूलम चार्ज है, अगर ये न्यूट्रल बन जाता है यानी इसका 0 कूलम चार्ज हो जाता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसने अपने प्लस को अपने लॉस कर दिया। ये प्लस को लॉस नहीं कर सकता है, जो कुछ भी लॉस या गेन होना है वो इलेक्ट्रॉन का होना है। तो अगर +10 कूलम 0 कूलम हुआ है, इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। दूसरा टिप्स, ए और यहाँ पे बी, अगर ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, आप देख सकते हैं ए जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, अब बी जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। यहाँ पे ये लॉस कर रहा है और वो गेन, जो लॉस करता है वो पॉजिटिवली चार्ज बनता है, अपने एग्जाम्पल में देखा है। जो गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज। अब मेरा सवाल है कि ये निगेटिवली चार्ज बना और ये पॉजिटिवली चार्ज बना, तो मेरा सवाल है किस ऑब्जेक्ट का मास जो है इंक्रीज कर जाएगा और किस ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है, भले ही इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही स्मॉल है, तो इट मीन्स इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। और जो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बना है जो ऑब्जेक्ट, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ मास तो इसमें से कम हो रहा है, इसलिए इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। इसी तरह से मैं आपको तीसरा टिप्स बताता हूं। आप सोचते होंगे कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज बनता है, दूसरा ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज, तो कौन पॉजिटिवली बनेगा कौन निगेटिवली। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग रब करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के साथ फ्रिक्ट करते हैं और इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क जो है हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होता है। और यह हीट एनर्जी के कारण उन दोनों ऑब्जेक्ट के जो कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज के जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एनर्जी मिलता है। अब एनर्जी मिलने के कारण आप जानते हैं कि एनर्जी जब मिलता है तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में भी जाते हैं और इवन एटम को भी छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वैसी स्थिति बनती है और किसी एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है, जिसमें जाता है वो निगेटिवली चार्ज और जिसमें से निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज। आप सोचते होंगे कि किस ऑब्जेक्ट का निकलेगा। हर ऑब्जेक्ट के एटम के इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। वर्क फंक्शन बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होता है उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मैं वर्क फंक्शन को फाई नॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अब दोनों ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। यानी अगर ए लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, अब बी गेन कर रहा है, इट मीन्स वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। ए के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कम एनर्जी चाहिए था, तभी ये निकल गया, और तब जबकि बी के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत थी
तो यही कारण है कि इसको एनर्जी दिया भी गया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव नहीं हुआ। तो ये भी एक बात हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर पहली बार मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।